तो यहां पर पहला है डिलीशन। डिलीशन का मतलब है कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो गया है। ठीक है। अब ये डिलीशन भी दो तरह का हो सकता है, ये भी टू टाइप का हो सकता है। डिलीशन की बात अगर हम करें तो पहला है इस तरीके से, ये यहां पर आप देखो। अच्छा, स्लाइड से चले या फिर वैसे चले पेन से? ठीक है, ठीक है। अबेरेशंस, अबेरेशंस के अंदर पहला होगा डिलीशन। डिलीशन मतलब डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये दो तरीके का होता है डिलीशन की। पहला जो है वो है टर्मिनल, मतलब कि किसी क्रोमोसोम के एंड पार्ट से कुछ डिलीट हो रहा है, जैसे कि अपना ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है तुम्हारा। यहां पे जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिलीट होके ऐसा हो गया, एक पार्ट टूट के चला गया, पता नहीं कहां चला गया, खो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 गायब हो गए, ये गायब हो गए 9 और 10। तो ये होता है डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, टर्मिनल डिलीशन का एग्जाम्पल है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम मतलब ये जो सिंड्रोम है, इसमें बच्चे के रोने की तरह, बच्चे की आवाज कैसी आती है, जैसे कि कोई, जैसे कि कोई बिल्ली रो रही हो, ऐसी आवाज आती है। और इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन नहीं है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है, क्राई कैट। हाँ, तो यहां पर जो होता है वो डिलीशन ऑफ स्मॉल आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 की स्मॉल आर्म का डिलीशन हो जाता है। ये बात याद रखना, क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम एग्जाम्पल है टर्मिनल डिलीशन का, जहां पर फिफ्थ क्रोमोसोम की स्मॉल आर्म का डिलीशन हो जाता है। ये चैट ही है, ये चैट ही है। रशियन, सॉरी रशियन नहीं, फ्रांसीसी है ये, फ्रेंच में लिखा हुआ है। क्राइडू कैट नहीं, क्राइडू चैट है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, इसे टर्मिनल को बना लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है तुम्हारा डिलीशन। अब की बार है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन में कोई भी क्रोमोसोम है इस तरीके से, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर क्या हो रहा है, किसी भी पार्ट का इस तरह से डुप्लीकेशन हो गया अपने आप, ठीक है। इसको बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, इस तरह से डुप्लीकेशन हो गया। अच्छा, इंटर कैलोरी रह गया, सॉरी 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 सॉरी, पहले इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी डिलीशन। तो यहां पर कुछ इस तरीके से है,
ये क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर अगर इंटरकैलरी डिलीशन हुआ है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच का पार्ट गायब होगा, टर्मिनल पार्ट गायब नहीं होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से कि यहां पर 1 2 3 4 5, और क्या गायब हो गया, 6 और 7 8 9 9 10, ये प्रेजेंट है बट ये 6 और 7 गायब हो गए, ये 6 और 7। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, तो ये है इंटरकैलरी डिलीशन। लिखो इसे जल्दी से, बनाओ बनाओ जल्दी से इंटरकैलरी को। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है इसका। ठीक है, अब आगे बात अपन करते हैं। आगे अपन बात करें डिलीशन, डुप्लीकेशन की। तो जो डुप्लीकेशन है, इसमें किसी ना किसी पार्ट का डुप्लीकेशन हो गया। ऐसे था क्रोमोसोम और ये ऐसा हो गया, ये लो ऐसे बना लो, थोड़ा सुंदर सा बना लेना। ऐसे कैसे भी बना लो इसको, जैसा चाहो वैसा बना लो। ऐसे ठीक है, ये डुप्लीकेशन है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन, इन्वर्जन भी दो टाइप का है, कौन कौन सा, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक की अगर बात करें, पैरा की, पैरासेंट्रिक, तो पैरासेंट्रिक जो इन्वर्जन है इसमें क्या होगा, जैसे ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा कि कुछ पार्ट टूटेगा और उल्टा होके वापस चिपक जाएगा। जैसे यहां चिपका ये, जैसे 1 2 3 4 5 उल्टा होके वापस चिपका, तो यहां पर हमारा चिपक गया 6 9 8 7 10, ये तीनों उल्टे होके चिपक गए, ये तीनों उल्टे होके चिपक गए, कटा टूटा और उल्टा होके चिपक गया। बनाओ इसे। डन। पैरासेंट्रिक मतलब कि क्रोमोसोम की किसी एक आर्म में हो रहा है चेंज, क्रोमोसोम की किसी एक आर्म में हो रहा है, किसी एक आर्म या तो इसमें या फिर इसमें, दोनों में से किसी एक में। लेकिन अगर पेरीसेंट्रिक की बात करें तो उसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा। सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा, कैसे, पेरीसेंट्रिक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर क्या होगा, इस तरह से होगा कार्यक्रम कि 1 2 3 5 4 6 7 8, इस तरह से। सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, 4 और 5 का क्रम बदल गया, 4 और 5 का नंबर जो था ऊपर नीचे हो गया। अरे ठीक है, क्या बात, बोलो।
लिखो, इसे बना लो। डन। अब आती है तुम्हारी बात ट्रांसलोकेशन की। अब मुझे बताओ कि जो ट्रांसलोकेशन वर्ड है ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम पीओआई पढ़ रहे थे। पीओआई के अंदर हमने कब पढ़ा था, कहां पढ़ा था? लिंकेज के तुरंत बाद पढ़ा था। अब बताओ मुझे कहां पढ़ा था, क्या था ये? अरे केतन श्रीवास्तव, पैरा और पैरी में क्या डिफरेंस है वो केतन पूछ रहे हैं। ये पैरा और पैरी में क्या डिफरेंस है? ये पैरा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना चेंज कैसे हो रहा है। ये पैरा है 1 2 3 4, यहां पर 5 6 ऐसे है, 7 ऊपर आ गया, 8 नीचे चला गया। 7 नंबर की जीन ऊपर चली गई, 8 नंबर के नीचे आ गई। सेंट्रोमियर के एक तरफ ये हो रहा है, केवल और केवल इसी आर्म में हो रहा है, इसी आर्म में, इस आर्म में कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये पैरी होता तो क्या होता, इस तरह से होता। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर ये 4 और 5 दोनों आर्म में चेंज हो रहा है, दोनों आर्म में। सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये इस तरीके से हुआ। 1 2 3 5 ऊपर आ गया और 4 नीचे चला गया, 6 7 8। मतलब सेंट्रोमियर अगर इन्वॉल्व है तो पेरी है, सेंट्रोमियर अगर इन्वॉल्व नहीं है तो पैरा है। समझ में आ गई क्या बात? केतन, ट्रांसलोकेशन। हाँ, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, देखो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, नहीं आकृति का गलत है। ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम, ट्रांसफर ऑफ क्रोमो सॉरी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही। लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे ना जाए, अगर दूसरे लिंकेज ग्रुप पे चला जाए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, नॉन होमोलोगस के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसे क्या बोलोगे? ट्रांसलोकेशन। तो क्या ये इनलीगल, क्या मैं इसे, इस ट्रांसलोकेशन को क्या मैं इनलीगल क्रॉसिंग ओवर बोल सकता हूं क्या? इलेजिटिमेट इनलीगल क्रॉसिंग ओवर बोल सकता हूं। तो इसे इनलीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, इनलीगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये बात याद रख लेना। इलेजिटिमेट और इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लिख लो इसे, इलीगल क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जैसे हमने लिया ये वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये लिया, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरा क्रोमोसोम ये वाला है, ये है तुम्हारा नॉन होमोलोगस, A B C D E F G H। ये क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब पहला टाइप है सिंपल, सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल का मतलब है कि एक क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटा और दूसरे पे जाके जुड़ गया, कुछ इस तरीके से। इसका टुकड़ा टूटा, यार ये छोटा बन गया, इसका टुकड़ा टूटा, इस वाले का टुकड़ा टूटा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये कहां जुड़ गया? इस वाले पे जुड़ गया,
सुंदर सुंदर बनाना तुम, मेरे से तो ये पेन सही से चल नहीं रहा यार। ABCD EFGH 7 8, यहां से कुछ जीन टूटे और यहां पर आकर के जुड़ गए, यही है सिंपल ट्रांसलोकेशन। और ये कैसे क्रोमोसोम है? नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस, लिख लो इसे, बना लो। बस क्रोमोसोम का एक का टुकड़ा टूटा और दूसरे पे जाके जुड़ गया, यही है ट्रांसलोकेशन सिंपल वाला। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि एक्सचेंज होगा, एक का टुकड़ा टूटेगा और दूसरे का पर जुड़ जाएगा और उसका उस पर जुड़ जाएगा। ये है दो क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, ठीक है। ये इस तरह से है, इसमें है ABCD EFGH, ठीक है। इसका टुकड़ा इस पे जाएगा और इसका टुकड़ा इस पे आएगा, तो देखो कैसे होगा। अब ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ GH GH ABCDEF 9 10, ऐसा बन गया। इस वाले का इस पर आ गया और इस वाले का इस पर चला गया, इस तरह से। ये नॉन होमोलोगस है, बनाओ इसे। इसके अपन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9, लिख लो इसे। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इसका एग्जाम्पल है, और ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। बनाओ इसे।
इस डिजीज में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। हाँ, खून की कमी हो जाती है, ये एक तरीके का ब्लड कैंसर है। हाँ, पर खून की कमी भी तो होती है, ल्यूकेमिया। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। सौम्य सही कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज होगा तो आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा और ब्लड का कैंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड की सेल्स को ही खाने लग जाएंगी, खून की कमी भी होगी, कैंसर भी होगा, सब कुछ चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे जीन म्यूटेशन की। और जीन म्यूटेशन है टू टाइप का। एक तो है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट या फिर बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन। और एक है कौन सा है बताओ? सब्स्टिट्यूशन के अलावा फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके फर्दर टू टाइप्स है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, प्यूरिन का एक्सचेंज, प्यूरिन का एक्सचेंज होता है प्यूरिन के साथ में। और यहां पर पायरामिडिन का होता है पायरिमिडाइन के साथ में। अब सुनो, पॉइंट म्यूटेशन मतलब पॉइंट का मतलब होता है कि एक जगह पे केवल और केवल सिंगल बेस पेयर चेंज होगा। सिंगल बेस पेयर चेंज होगा, अगर प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आ सकता है, पायरामिडिन की जगह पे पायरामिडिन आ सकता है, तो ट्रांजिशन है। सुन लो ध्यान से, पूरी जीन में, पूरी जीन में एक न्यूक्लियोटाइड या फिर एक नाइट्रोजन बेस चेंज होगा। अब प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो सकता है, पायरामिडिन का रिप्लेसमेंट पायरामिडिन से हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर प्यूरिन का पायरामिडिन से हो और पायरामिडिन का प्यूरिन से हो तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि केवल और केवल एक सिंगल कोडोन बदलेगा। तो यहां पर एक अमाइनो एसिड ही बदलेगा। जैसे मान लो कुछ ऐसा था, ए यू जी, ए ए ए, जी यू जी, सी सी सी। अब यहां पर एक केवल सिंगल बेस पेयर का चेंज हो रहा है। मान लो इस ए की जगह पर आ गया है टी। कौन आ गया? ए की जगह पर कौन आ गया? टी। अब पहले कोडोन देखो, एक कोडोन ये है, एक कोडोन ये है ए यू जी, दूसरा है ए ए ए, तीसरा है जी यू जी, चौथा है सी सी सी। लेकिन अगर एक भी बदल गया तो वो वाला चेंज हो जाएगा। ये देखो, ए यू जी। अब यहां पर मैंने क्या चेंज कर दिया, ए की जगह पर टी कर दिया, टी। क्या कर दिया? टी। ए की जगह पर टी कर दिया। तो अब ये भी पुराना वाला ही है, ये नया हो गया।
ये भी पुराना वाला ही है और ये भी पुराना वाला ही है। तो एक बेस पेयर के चेंज होने से केवल और केवल एक ही कोडोन में चेंज होता है। मैं कह रहा हूं एक बेस पेयर का सब्स्टिट्यूट आ गया है, उसको हटा करके कोई दूसरा आ गया है तो एक ही कोडोन में चेंज होगा, तो पूरी की पूरी प्रोटीन में भी एक ही अमाइनो एसिड का चेंज होगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। जैसे हमने वो एग्जांपल दिया था राम हैज रेड कैप, तो राम हैज रेड कैप में अगर हम एक भी को चेंज करते हैं तो फिर एक ही जगह पे चेंज होता है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं या निकाल देते हैं तो फिर वहां पे पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्जन की, प्यूरिन का पायरामिडिन के साथ में। और ऐसा हमने देखा था कहां पर, जी ए जी का हो गया था जी यू जी, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा हो गया था। ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में जी यू जी, ये क्या था, ए क्या था प्यूरिन, आ गया कौन पायरामिडिन, एक ही जगह पे कौन आ गया यू आ गया, तो ये क्या है ट्रांसवर्जन। क्या है ट्रांसवर्जन। समझ में आ गई क्या बात, ट्रांसवर्जन। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट की, तो यहां पर तो क्या था एक्सचेंज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस, और यहां पर क्या है एडिशन और डिलीशन ऑफ सिंगल और मोर नाइट्रोजन बेस। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक होगा वैसे ही पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। जैसे राम हैज रेड कैप, अगर हमने उसमें से किसी को गायब किया या जोड़ा तो आगे के सारे कोडोन बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गई ये बात। इसमें पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। और इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया, लिख लो इसको थैलेसीमिया। बना लो इसको। अरे बना लिया क्या? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि पॉइंट म्यूटेशन में केवल और केवल एक ही अमीनो एसिड चेंज होता है पूरी चेन में। जैसे हमने देखा था कि सीकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ गया था, कौन आ गया था ग्लूटामिक की जगह पे, वेलिन। हाँ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया था। तो पूरी की पूरी चेन में केवल और केवल एक ही अमीनो एसिड चेंज हुआ है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट में पूरी की पूरी प्रोटीन ही चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी प्रोटीन ही चेंज हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। अब फ्रेम शिफ्ट ज्यादा खतरनाक होंगे या पॉइंट म्यूटेशन, ये बताओ ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट या पॉइंट? बिल्कुल, तो ये बात याद रखना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आर मोर डेंजरस। ठीक है। हम्म, सौम्य, सौम्य
आजकल तो पढ़ने लग गया है बेटा, फटाफट जवाब आ रहे हैं, कीप इट एट, शाबाश। हम्म, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने बात करी है पॉइंट म्यूटेशन की और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, ठीक है। अब हम एक स्पेशल पॉइंट देख रहे हैं कि मान लो कुछ ऐसा हो, मान लो कुछ ऐसा हो, ये हमारा एक कोडोन है यू जी यू। ये जो कोडोन है ये किसको कोड करता है, ये करता है सिस्टीन को, सिस्टीन को कोड करता है ये। अगर यहां पर इसमें म्यूटेशन हो और इसमें से यू जी सी बन जाए, मतलब कि ये भी सिस्टीन को कोड करता है और ये भी सिस्टीन को ही कोड करता है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, पक्की बात है। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। तो ये पहले ये था और इसमें चेंज होके ये बन गया, तो इसको कैसा बोलोगे, सेम सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन। लेकिन अगर इसका बन जाए स्टॉप कोडोन यू जी ए, इसका अगर स्टॉप कोडोन बन जाए तो इसको कैसा बोलोगे, इसको बोलोगे मिस सेंस, सॉरी नॉट मिस सेंस, इसको बोलोगे नॉन सेंस, नॉन नॉन सेंस। फिर अगर अपन इसकी बात करें कि यहां पर क्या बन जाए, यू जी जी, मतलब कोई अलग से कोई दूसरा अमाइनो एसिड को कोड करने वाला बन जाए, जैसे ये कोड करता है ट्रिप्टोफान को, ट्रिप्टोफान को, तो इसको बोलोगे मिस सेंस, मिस सेंस। ये बना लो, ये मॉड्यूल में, सॉरी मॉड्यूल में नहीं, ये स्लाइड में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इस वाले को मिस सेंस बोला हुआ है, इस वाले को एंड नॉन सेंस बोला हुआ है। तो ये ध्यान रखना, स्लाइड वाला गलत है, ये वाला सही है, करेक्शन कर लेना। स्लाइड में जो आपको मिलेगी उसमें मैं खुद कर दूंगा, या तो अगर गलत मिल जाए, कंफ्यूजन हो, तो ये वाला सही है, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। ये वाला नॉनसेंस होगा और ये वाला मिस सेंस होगा। ये ये सिस्टीन के लिए कर रहा है, यू जी यू भी सिस्टीन के लिए करता है और ये भी सिस्टीन के लिए ही कर रहा है, इसलिए ये सेम सेंस है, सेम सेंस, एक ही सेंस है, सिस्टीन ही है वो, मैं सौम्य, सिस्टीन ही है वो, यूजीसी के साइड में सिस्टीन है, SYS। तो यहां पर हमने बात करी कि किसी कोडोन में अगर चेंज हो और चेंज होने के बाद में वही ऐसा कोडोन बने जो सेम अमाइनो एसिड को कोड करता हो, तो सेम सेंस म्यूटेशन। अगर स्टॉप कोडोन बन जाए तो नॉन सेंस म्यूटेशन, और अगर अगर बन जाए अगर बन जाए कोई दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने वाला तो मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो इसको बना लो, इसको याद रखना। अब होते हैं म्यूटाजन। अब बात है म्यूटाजन की। तो म्यूटाजन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन कोज करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि फिजिकल भी हो सकते हैं और जैसे कि क्या हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल कौन से होते हैं, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये फिजिकल है। केमिकल जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड,
ठीक है, या कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि कैंसर कोज करता है, जैसे कि टबैको से निकलने वाला निकोटीन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे म्यूटाजन। अब हम ये चैप्टर पूरा कर चुके, इनहेरिटेंस पूरा, म्यूटेशन पूरा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन, हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने से पहले हमें बायोटेक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी से, नोट्स से, दोनों से। नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ाया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। म्यूटेशन ऐसे फैक्टर्स है जो म्यूटेशन कोज करते हैं, जैसे कि यूवी रेज, एक्स रेज, या फिर कोई भी केमिकल जैसे कि ईटीबीआर, निकोटीन। बस, और क्या है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक तो क्या है, एक तो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरी है पीसीआर। आ गई बात समझ में? सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है कि कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई भी बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। एकदम ध्यान से सुनेंगे, 10 मिनट तक जो बोलता हूं। बोर्ड पे निगाहें और स्पीकर पे कान लगा के बैठ जाओ। 10 मिनट तक कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, ना किससे बात करेगा। जो बोल रहा हूं सुनते जाओ। कोई डाउट हो तो भी नहीं पूछना है, जब पूरा बोल दूं उसके बाद में पूछना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इट कैन बी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। समझ में आया? दिस इज अ टेक्निक टू सेपरेट डीएनए और प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, मतलब कि साइज के बेसिस पर हम डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इस टेक्निक से हम करते कैसे हैं इनको सेपरेट। तो सबसे पहले इस टेक्निक के अंदर हमारे पास होनी चाहिए एक जेल। ये जो जेल है, जेल, जेल एक मीडियम की तरह काम करती है, और ये जो जेल होती है ये होती है एगरोस जेल। एग्रेस जेल कहां से आती है, कहां से आती है? एक सीवीड होती है, वहां से हम इसे लेते हैं, निकालते हैं, रेड एल्गी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एग्रोस और अगार अगार अलग है। एग्रोस, एग्रोस जो मिलता है वो एक सीवीड से मिलता है, लेकिन अगार अगार रेड एल्गी जेलेडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है, वो बात ठीक है। अग्रोस अलग है, सेम चीज नहीं है। एग्रोस और अगार थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, हल्का सा फर्क है, लेकिन फिर भी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इस जेल को इसको बोलते हैं सीवीड, यानी कि रेड एल्गी है, रेड एल्गी। अब क्या करते हैं कि हम एक प्लेट लेते हैं। ये ले लिया आपने प्लेट।
इस प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, पहले मार्केट में मिलता है एग्रोस जेल। एग्रोस जेल मार्केट में मिलता है पाउडर के फॉर्म में। हम पाउडर के फॉर्म में बाजार से लेके आए, हमने एक बीकर लिया, ऐसे एक बीकर लिया, इसमें वो पाउडर डाल दिया। पाउडर डालने के बाद इसमें क्या डाला, H2O, पानी डाला। पानी डालने के बाद में इसको उसमें मिलाया। ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अब क्या करो, ओवन लो और ओवन के अंदर उस पानी को गर्म करो। उसको थोड़ी आप टेम्परेचर दोगे 70-80 डिग्री सेल्सियस का, तो वो एकदम पिघल जाएगा पानी की तरह। वो लिक्विड एकदम पानी की तरह हो जाएगा। थोड़ा सा थिकी होगा, बट एकदम वो पानी की तरह एकदम पिघल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सोल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर तुम्हारा एग्रोस जेल। बात आई समझ में? समझ में आई? पानी के अंदर डाला, घोला, गर्म किया, ठीक है। अब क्या करो, जैसे हलवाई जैसे हलवाई एक प्लेट के अंदर बर्फी के मटेरियल को, मावे को फैला देता है, वैसे इस प्लेट के अंदर डाल दो इसको, इस लिक्विड को डाल दो इसमें। जैसे बर्फी सॉलिडिफाई होती है ना, वैसे ये भी सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये जेल भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। डाल दिया, अब ये जेल सॉलिडिफाई हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, जेल सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। ये जेल हो गया सॉलिडिफाई। इनको मिटा रहा हूं, सॉलिडिफाई हो चुका है, ये वाटर की तरह नहीं है, ठीक है। ये लो, इस प्लेट के अंदर, ये प्लेट है, ये लो। इस प्लेट के अंदर अब क्या करोगे, ये सॉलिडिफाई हो चुका है मटेरियल। अब इसमें यहां पर तुम वेल्स बनाओगे, वेल्स ऐसे, गड्ढे। वेल्स मतलब गड्ढे, ऐसे गड्ढे बनाओगे, इस तरह से बना लिए। बिल्कुल उसमें एक ब्लेड लोगे, चाकू लोगे, चाकू से काट काट के इसमें एक सिंपल प्लेट में, एक प्लेट होती है, उसमें डाल करके सॉलिडिफाई कर लिया, ठीक है। ऐसी एक प्लेट होती है, ऐसी जैसे मोबाइल का कवर है ना, ये ऐसी ऐसी प्लेट होती है मोबाइल के कवर के जैसी, ऐसी, ठीक है। इस प्लेट में डाला और उसको ठंडा किया, सॉलिडिफाई किया, ठीक है। अब क्या किया, सॉलिडिफाई होने के बाद में इसमें वेल्स बनाए, गड्ढे बनाए, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि डीएनए डीएनए जो, ध्यान से सुनना, डीएनए डीएनए पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव। तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव की तरफ करेगा? पॉजिटिव की तरफ करेगा। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हो, कैथोड कहते हो या एनोड कहते हो? बिल्कुल, पॉजिटिव को कहते हो एनोड। तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा। याद रखने का तरीका है, अगर किसी को दिक्कत हो तो यहां पर ये डीएनए, D4 डीएनए, D4 डीएनए, N4 नेगेटिव और A4 एनोड। तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। तो मुझे बताओ, अगर इसको मुझे मूव करवाना है तो मुझे इधर लेना पड़ेगा एनोड, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर लगाना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि कैथोड। आ गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक एंजाइम लेंगे, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक एंजाइम काम में आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
ठीक है, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम डीएनए में कट लगाएंगे। ये हमारा इतना लंबा डीएनए है, इसमें हम कट लगाएंगे तो डीएनए को छोटे छोटे भागों में काट देगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे तोड़ देगा, इसे काट देगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कट लगाने से पहले डीएनए का अमाउंट कम था, मान लो कहीं पर हमें डीएनए मिला, मतलब कि कोई वहां पे, ये मान लो कि कुछ अपराध हो गया है, कोई कांड हो गया है और वहां से हमें डीएनए मिला, कोई चोरी हो गई, चोरी हो गई तो हमें चोर का डीएनए कैसे मिला, कि उसका हमें कोई बाल मिल गया, अब बाल में से हमने उसका डीएनए निकाल लिया। ठीक है, बाल मिल गया, नाखून मिल गया, तो उसका डीएनए हमने वहां से निकाल लिया, पर वो बहुत कम है, उससे कोई जांच नहीं हो सकती है, तो हम उसका अमाउंट बढ़ाएंगे। अमाउंट बढ़ाने का क्या तरीका है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी पड़ेगी, उससे डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसके बाद में हम इसमें कट लगाएंगे, डीएनए में कट लगाएंगे। तो डीएनए में जब हम कट लगाएंगे, उसके बाद में इस सैंपल को हम यहां डालेंगे, इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला। ठीक है, ये भी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सबसे पहले एनोड पर कौन पहुंचेगा, छोटा फ्रैगमेंट या बड़ा फ्रैगमेंट? हाँ, क्योंकि वो छोटा है, वो जल्दा जल्दी दौड़ेगा, छोटा जल्दी दौड़ेगा, बड़ा पीछे रह जाएगा। तो यहां पर सबसे छोटा वाला, फिर इससे बड़ा वाला यहां, फिर इससे बड़ा यहां, फिर इससे बड़ा यहां, फिर इससे बड़ा यहां, फिर इससे बड़ा यहां। ठीक है, यहां पर भी, इसमें भी सेम होगा, इस वाले में भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। ठीक है, और इसमें भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे, ये कैसा है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कहां है, कैथोड के पास, स्मॉलेस्ट कहां है, एनोड के पास। हाँ, सोलिडिफाई एग्रोस है, बट सोलिडिफाई एग्रोस जेल एक परफोरेटेड मीडियम की तरह काम करती है। परफोरेटेड यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, वो एक सीव इफेक्ट क्रिएट करती है, जैसे आपने देखा होगा एक चालनी जो होती है उससे आटा छनता है, वैसे ही वो भी होती है परफोरेटेड। तो छोटा वाला आटा जल्दी निकलता है, बड़ा वाला आटा धीरे से निकलता है, इसी कारण से सबसे छोटा वाला यहां आ गया, बड़ा वाला पीस पीछे है। तो इस तरह से ये इसके अंदर ट्रेवलिंग करेंगे, तो ये बात हो गई। अब जो छोटा वाला है, हम इसे छोटे वाले को यहां से ले लेंगे, उससे बड़ा यहां से ले लेंगे, तो ये सेपरेशन हो गया इनके साइज के बेसिस पर। आ गई बात समझ में? पर ये डीएनए के मॉलिक्यूल, ये डीएनए के मॉलिक्यूल हमें दिखते नहीं है, हमें दिखते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी स्टैनिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैनिंग किससे करते हो, इथिडियम ब्रोमाइड से, इथिडियम ब्रोमाइड से करते हो इसकी स्टैनिंग, और स्टैनिंग करने के बाद में इसको लेके जाते हो यूवी में, यूवी रेज में। तो हमें कैसे बैंड दिखते हैं, हमें दिखते हैं पिंक बैंड, पिंक बैंड। हाँ, ऑरेंज भी कह सकते हो, पिंक भी कह सकते हो, डार्क ऑरेंज ज्यादा सही है, चलो ऑरेंज कर लो, ऑरेंज बैंड दिखते हैं हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑरेंज बैंड, ऑरेंज ही कर लो। तो यहां पर ऑरेंज, हाँ ठीक है, ऑरेंज दिखने में पिंकिश भी दिखते हैं वो, और वो नीट में आया था, ऑरेंज बैंड कर लो। ठीक है, ऑरेंज बैंड। अब अगर मान लो हमें ये वाला सेगमेंट काम में लेना है, सबसे छोटा वाला, मान लो ये कोई जीन है, तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा।
अलग कैसे करोगे, यहां से काटोगे इसे, यहां से काटा और काटने के बाद इस पीस को ले लिया बाहर, ये पीस आ गया बाहर, इसमें डीएनए है। अब इसको मेल्ट करोगे, टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करोगे तो जेल पिघल जाएगी और डीएनए फ्री हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। बिल्कुल, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन। तो मैंने यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पढ़ा दिया है। अब इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिकली एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रहा हूं, पहले आप देखो क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये लो, अब हम चलते हैं। नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होता, एक ही बार में, एक ही बार में नहीं होता, बार बार संपर्क में रखने से होता है। सैटरडे के टेस्ट में आएगा फिंगरप्रिंटिंग तक। फिंगरप्रिंटिंग तक आएगा। बैक यूनिट तुम्हारे शायद नर्वस सिस्टम आ रही है एमएलसी में, और एमएलडी में सेल बायोलॉजी आ रही है, कंफर्म कर लेना। ह्यूमन जीनोम नहीं आएगा इस टेस्ट में, अगले में आएगा। पढ़ तो लेंगे लेकिन आएगा नहीं। अभी नहीं पता सैटरडे ऑफ है कि नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे साइंटिस्ट के नेम भी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये यहां पर स्लाइड है। कौन सी जेल है? एग्रोस जेल है, ठीक है। सी वीड से मिलती है। ये इस तरह से हमने प्रिपरेशन कर ली, पूरी की पूरी आपको दिखा दी वैस बना करके। ये जो है ये पोर दिखा रखे हैं कि ये पोर है एग्रोस जेल में, ये पोर है, परफोरेटेड है एग्रोस जेल, ठीक है। उसके बाद में ये डीएनए लिया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ये कट हो गए पीसेस। उसके बाद में वेल्स में लोड किया इसे। अभी पढ़ाएंगे पीसीआर, अभी कितना टाइम है? अभी पढ़ा देंगे, जल्दी से पढ़ लो पहले, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। देखो वेल्स है, बोर्ड पे देखते रहो, फिर पीसीआर भी पढ़ना है। यहां पर कैथोड की साइड लोड किया है, एनोड की साइड जाएगा, ठीक है। ये लो, आफ्टर लोडिंग डीएनए इनटू एग्रोस जेल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नाउ, hence the smaller the fragment size the further it moves। स्मॉलर होगा वो जल्दी आएगा यहां पर, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर ये देख सकते हो क्या डाला हमने, इथिडियम ब्रोमाइड डाला, और यहां पर ये बैंड्स हमें दिख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के बैंड्स, रेड कलर के बैंड्स, जो भी आपको दिख रहे हैं बैंड्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ये बैंड। तो ये वाला स्मॉलर है, ये वाला स्मॉलर है, और ये वाला कैसा है? लार्जेस्ट है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से। अब इल्यूजन, मान लो ये वाला चाहिए तो इसे काटो, इसे बाहर लेके जाओ, इसको मेल्ट करो और डीएनए को सेपरेट कर लो। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन, ठीक है। ये रहा इल्यूजन। अब ये एनसीईआरटी का फिगर है। इस एनसीईआरटी के फिगर में 4 वेल दिखा रखी है, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, ठीक है। इन 4 वेल के अंदर इन्होंने क्या किया है कि इसने इस वाली वेल में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में सेकंड टू फोर्थ, इन तीनों के अंदर डाला है डाइजेस्टेड डीएनए, मतलब वो डीएनए जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया था, वो डीएनए डाला है दूसरी, तीसरी और चौथी वेल में, इसमें, इसमें और इसमें। इसलिए ये मूव कर रहा है इधर की ओर, ये मूव कर रहा है इधर। लेकिन इस वाले में जो डीएनए डाला है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से नहीं काटा है, तो वो पूरा का पूरा बड़ा डीएनए है, और बड़ा डीएनए कभी भी
एग्रोस सेल के छोटे छोटे पोर से निकल नहीं सकता है। तो यहां पर अनडाइजेस्टेड डीएनए है, अनडाइजेस्टेड। लैन 1 में अनडाइजेस्टेड है और यहां पर 2 to 4 में डाइजेस्टेड डीएनए है। लैन 1 का डीएनए आगे नहीं जा सकता है क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड है। ये बात सभी को क्लियर है क्या? एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। पीसीआर अभी पढ़ाएं या कल पढ़ाएं? छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। वो तो वैसे भी स्लाइड्स में पढ़ाना है। ये लो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको थर्मल साइकिल भी बोलते हैं और पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अरे आज की क्लास की तो स्लाइड मिल जाएगी आपको, स्लाइड मिल जाएगी, उससे पढ़ लेना, फिर कल पूछ लेना। पीसीआर छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो, काम आ जाएगा। ठीक है क्या? तो अगले लेक्चर पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करना रहेगा। ठीक है क्या? ओके। आल्सो नॉन पीपल चॉइस रिएक्शन एंड थर्मल साइकिल टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस इन 1983। 1983 में ही इन्वेंट हुई है, ज्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है। कैरी मुलिस नाम याद रखना। यूज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, मान लो आपको कहीं से कोई क्राइम की साइट से कुछ डीएनए मिला, मान लो वहां से सीमन मिल गया, मान लो वहां से उसका बाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, पर वो इतना कम अमाउंट में है कि उसका आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, उस डीएनए के अमाउंट को पीसीआर में लेके जाओगे, वहां पर उसको इंक्रीज करोगे और इंक्रीज करने के बाद में फिर फर्दर टेस्टिंग करोगे। जैसे कोरोना के टाइम पर एक चीज सुनते थे, आरटी पीसीआर कराओ, आरटी पीसीआर कराओ, आरटी पीसीआर कराओ, क्योंकि जो कोरोना का वायरस था, उस कोरोना के वायरस में हम गले से सैंपल लेते थे ना, गले से, तो वो थोड़ा सा ही आ पाता था। उससे क्या था कि टेस्ट पॉसिबल नहीं था, तो हम पीसीआर में उसके अमाउंट को एम्पलीफाई करते थे और फिर एम्पलीफाई करने के बाद में टेस्टिंग करते थे। ठीक है, तो वो था पीसीआर बेस्ड ऑन इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन। अब इन विट्रो का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नेचुरल हैबिटेट के बाहर वो वाला काम कर रहे हो। जैसे शेर जंगल में रहता है, वहां पे वो इन वीवो है, लेकिन शेर को आप जंगल से उठा के चिड़ियाघर में ले जाओ, जू में ले जाओ, तो वो इन विट्रो है। जैसे कि कोई रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, लेकिन आप उसको न्यूक्लियस से निकाल के टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हो, मशीन में करवा रहे हो, तो वो इन विट्रो है। मतलब कि अपने नेचुरल प्लेस से कहीं पे और होना, यही है इन विट्रो। तो डीएनए का इन विट्रो रेप्लिकेशन या सिंथेसिस, यहां पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है देखो। एक मशीन होगी, ऐसी ये मशीन है। फिर क्या होगा, एक अपेंड्रॉफ ट्यूब आएगी, ये ट्यूब है जिसके अंदर सारा काम होगा। फिर सैंपल ऑफ डीएनए, सैंपल ऑफ डीएनए जिसको एम्पलीफाई करना है। फिर डीएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर मतलब कि 2 3 4 5 का प्राइमर डीएनए का छोटा सा। फिर क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अरे ये होंगे तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये तो मटेरियल है, सबस्ट्रेट है, जो एनर्जी भी देगा और सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा। फिर है पीसीआर मशीन, एंड देन ए स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन जब मशीन में होगी तो हमें हाई टेम्परेचर पर करनी पड़ेगी, और हाई टेम्परेचर पर करनी पड़ेगी तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो एंजाइम
हाई टेम्परेचर पर वर्क करता हो, जो डीएनए को डीएनए बना रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज लो टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो मशीन में जो जो रिएक्शन होनी है वो हाई टेम्परेचर पर होगी। इसलिए हम ह्यूमंस का डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज वहां पर डीनेचर हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो हमें कहीं बाहर से ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर पर काम करता हो। अब एक ऑर्गेनिज्म होता है थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस होता है ना, ये रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, थर्मल वेल्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रहता है ये। तो इसके पास में जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, वो थर्मल स्टेबल है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। तो हमने एक एंजाइम लिया जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, और ये हमने लिया है किससे? थर्मस एक्वेटिकस से। ये रहा टैग पॉलीमरेज एंजाइम, किससे लिया है? थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पीएलएफयू पॉलीमरेज, याद नहीं रखना है। तीसरा एग्जाम्पल है वेंट पॉलीमरेज, इसको भी याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है, समझ लो क्या क्या स्टेप्स होंगी। सबसे पहले हमने लिया डीएनए, डीएनए का करेंगे डीनेचुरेशन, और ये होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देन ये दोनों हो गई अलग अलग, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई। अब करेंगे एनेलिंग। एनेलिंग में क्या करते हैं? डीएनए प्राइमर का अटैचमेंट करवाते हैं। तो ये हो गया डीएनए प्राइमर का अटैचमेंट 5 to 3 डायरेक्शन में। ये लो, दोनों स्ट्रैंड पर हो गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे एक्सटेंशन, ये होगा 72 डिग्री पर, और अब एक्सटेंशन करते ही दोनों स्ट्रैंड बन गए। ये हो गया एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप हैं, सबसे पहले डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग एंड देन एक्सटेंशन। इसको ऐसे ही याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आगे पीछे करके दे सकता है, अरेंज करने को बोल सकता है। एनेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ये डीएनए प्राइमर को अटैच करवाते हैं, यहां पर डीएनए प्राइमर को अटैच करवाते हैं। हाँ बिल्कुल आई थी, अभी भी आएगी। एनेलिंग के अंदर डीएनए प्राइमर को अटैच करवाते हैं। तो 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तीनों को नंबर से याद रखना है, टेम्परेचर भी याद रखना है, किसका कितना टेम्परेचर है ये भी याद रखना है। यही स्टेप है, समझ में आ गया क्या? Denaturation. In this step, a double-stranded DNA becomes single strand. Annealing, cooling पे होती है 54 पे. In this step, 2 DNA primer are attached to 3 end of single strand DNA. Then extension. In this process, Taq polymerase enzyme synthesize new DNA strand. Formula. After n cycle of PCR, total number of DNA is 2 की पावर n. n is number of cycle, मतलब कि अगर एक साइकिल के बाद बात करें तो 2 तो डीएनए मॉलिक्यूल, अगर 2 साइकिल के बाद बात करें तो 4 डीएनए मॉलिक्यूल। बात आ गई क्या समझ में? बात आ गई क्या समझ में? तो यहीं तक था, याद रखना है तीनों स्टेप को वन बाय वन। डिनेचुरेशन, डिनेचुरेशन में क्या करेंगे? दोनों स्टेप, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेंगे। एनेलिंग में क्या करेंगे? दोनों स्ट्रैंड के 3 डैश पर, 3 डैश एंड पर जोड़ेंगे डीएनए प्राइमर। ठीक है। और अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर कौन काम करेगा? टैग पॉलीमरेज। समझ में आ गया क्या? तो यहां तक ही करते हैं आज। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बोलो।
नेक्स्ट चैप्टर, अभी तो पहले ये तो पूरा करो, अभी तो फिंगर प्रिंटिंग है, उसके बाद में है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ, यहां पर आरएनए प्राइमर यूज नहीं करते, ये वाला डीएनए प्राइमर हमने खुद ने बना के रखा हुआ है, हमने खुद ने बना के रखा हुआ है ये वाला डीएनए प्राइमर, बाहर से डालते हैं इसे हम। ठीक है, हाँ संडे को जो आएगा वो अगला लेक्चर भी आएगा, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भी आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, डिसऑर्डर्स करवा देंगे, डिसऑर्डर्स करवा देंगे। डिसऑर्डर करवा देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, नहीं इससे पहले वाला नहीं आएगा, यही वाला आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अपन।